हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस नंबर 9 जो कि जूनियर असिस्टेंट जो कि 5512 वैकेंसी है उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। तो ये उसका नवा प्रैक्टिस सेट होगा। इसके पहले 8 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा है चैनल पर जाइए, आपको वहाँ से उसको जो है वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, बात करेंगे इसमें तो फुल प्रैक्टिस सेट है। ये 100 क्वेश्चन है टोटल, जिसमें हिंदी के क्वेश्चन है, फिर रीजनिंग है, फिर जीएस है, फिर कंप्यूटर। इसके बाद सबसे लास्ट में 20 क्वेश्चन जो है यूपी स्पेशल के सभी दिए गए हैं। तो हम सभी को इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करिएगा। सबसे पहले हम हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया। ठीक है, खड़ी बोली, भोजपुरी, अवधी या फिर ब्रजभाषा। इसमें से किस भाषा को पिंगल कहा जाता था सबसे पहले आरंभ में, मतलब शुरुआत में पिंगल नाम किस भाषा को दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ब्रजभाषा। ब्रजभाषा को जो है पिंगल नाम दिया गया था। ब्रजभाषा को आरंभ में पिंगल कहा जाता था। यह अपभ्रंश की विभिन्न शैलियों से बोलियों का विकास होता है, जिसमें पिंगल भी एक कड़ी रही है। और पिंगल जो जहाँ ब्रजभाषा के विकास में सहायक रही, वहीं अगर हम देखेंगे तो डिंगल एक होता है, पिंगल एक होता है, एक होता है डिंगल। ठीक है, तो डिंगल जो है ये राजस्थानी का पूर्ववर्ती रूप रही थी। तो इस तरीके से पिंगल अगर पूछा जाएगा तो ब्रजभाषा हो जाएगा, और अगर डिंगल पूछा जाएगा तो वो राजस्थानी भाषा का पूर्ववर्ती रूप को डिंगल कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिपि की आवश्यकता होती है, कहाँ पर होती है लिपि की आवश्यकता, ये बताना है। ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया गया है। देखिए, लिपि की आवश्यकता की अगर हम बात करेंगे तो लिपि का प्रयोग हम भाषा लिखने में किया करते हैं। जैसे हिंदी भाषा को लिखने के लिए हम देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं, तो इसी तरीके से इसमें आंसर जो हो जाएगा वो भाषा लिखने में प्रयोग किया जाता है। तो आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे तो दिया गया है, अंबर पनघट सो डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है, ये बताना। ठीक है, इसमें इस वाक्य में, इस उपवाक्य में जो है कौन सा अलंकार है ये बताना है। अलंकार की अगर हम बात करें तो इसमें अगर देखा जाए तो उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार की बात करेंगे तो इसमें रूपक अलंकार है। आंसर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अंबर को पनघट और तारा को घट यानी कि घड़ा, घट मीन्स घड़ा होता है, और उषा को जो है नागरी यानी कि नगर की स्त्री का मान लिया गया है। अर्थात यहाँ पे उपमेय और उपमान में कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में भी हमें अलंकार बताना है। चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं थल जल में, इसमें कौन सा अलंकार है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अलंकार जो है वो है अनुप्रास अलंकार। सी ऑप्शन हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास होता है। अगर इसमें हम देखेंगे तो चार चंद्र की चंचल किरणें यानी कि चा 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 जो है कई बार आ रहा है, तो इस तरीके से चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं। तो कतर ब्योंत में कौन सा समास है? ठीक है, समास की बात करेंगे तो देखिए, कतर ब्योंत, इसमें हाइपन लगा, मतलब बीच में डंडी जो लगी हुई, इसकी वजह से यह द्वंद्व समास के रूप हो जाएगा। यहाँ पे ये पाठ हो जाएगा। ठीक है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद जो होता है वो प्रधान होता है और दोनों के बीच और शब्द का जो है लोप होता है, जैसे कि हार जीत, पाप पुण्य। तो इस तरीके से यह द्वंद्व समास के अंतर्गत हो जाता है। अगले प्रश्न में हमें संधि बताना है इसका। गौह प्लस चरति, इसका जो है संधि क्या होगा, मतलब इसको जोड़ेंगे तो संधि क्या निकल के आएगा ये बताना है। ठीक है, तो गौह प्लस चरति का अगर हम संधि जोड़ेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, गौश चरत हो जाएगा। और ये किस प्रकार की संधि का उदाहरण होगा? तो ये देखिए विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, विसर्ग संधि का ये उदाहरण है, ये भी याद रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत पत्र जो है किनके मध्य लिखा जाता है? व्यक्तिगत पत्र का, व्यक्तिगत पत्र का अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत पत्र का ऐसे से तात्पर्य होता है ऐसे पत्रों से होता है जिन्हें व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्य हो गए, मित्र हो गए, अन्य प्रियजन हो गए, उनको सभी को लिखते हैं तो व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सी ऑप्शन इसके परिप्रेक्ष्य में सही है। सगे संबंधियों, मित्रों के मध्य जो पत्र लिखा जाता है वो व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में दिया गया है? ठीक है, तो कुर्सी पर मास्टर जी बैठे, इस वाक्य में कारक बताना। तो देखिए, कुर्सी शब्द में
वाक्यानुसार अगर हम देखेंगे तो इसमें अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अधिकरण कारक का परसर्ग जो होता है वो क्या होता है, इसका चिन्ह परसर्ग चिन्ह जो होता है वो होता है में अथवा पर। तो यहाँ पे कुर्सी के बाद में पर लगा हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता है, ये किस काल में बात कहा गया है। ठीक है, तो ये वाक्य अगर हम बात करेंगे तो सामान्य वर्तमान काल का है। आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। सामान्य वर्तमान क्या होता है कि जिसमें वर्तमान काल में क्या हो, प्रेजेंट टाइम में कार्य के पूरा होने की संभावना हो, सॉरी संभावना हो वो। अगर हम सामान्य वर्तमान की बात करेंगे तो वो क्रिया का वह रूप होता है जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाता है, वहाँ सामान्य वर्तमान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वो आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है। तो इस वाक्य में अगर काल की बात करें तो इसमें संभाव्य वर्तमान काल है। अब ये संभाव्य वर्तमान काल में होता है कि कार्य के पूरा होने की क्या होती है, संभावना रहती है, तो वहाँ पे संभाव्य वर्तमान काल होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्यय द्वारा होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कौन सा वाक्य कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जहाँ पर साधारण और मिश्र वाक्य का मेल जो है संयोजक अव्ययों के द्वारा हो, वहाँ पे कौन सा वाक्य होगा, तो वो हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है। ठीक है, इसको बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। ठीक है, 12वें का आंसर क्या होगा, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। ये जो वाक्य है ये क्रिया के किस रूप में है, तो प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में होता है। यानी कि जब कर्ता स्वयं क्रिया न करके दूसरे को क्रिया करने के लिए जहाँ पर प्रेरित करे वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो यहाँ पे माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया है। ठीक है, यानी कि माँ खुद काम न करके वो पिताजी से सामान मंगवा रही है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ता जो है स्वयं माँ है, तो कर्ता अपना खुद कार्य न करके वो क्या करते हैं, दूसरे को क्रिया करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ का पुरस्कार जो है किस कृति पर मिला था। यानी महादेवी वर्मा को जो ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था वो कौन सी इनकी कृति, कौन सी पुस्तक थी जिसके लिए इन्हें प्रदान किया गया था, तो वो था यामा। ठीक है, यामा के लिए इन्हें प्रदान किया गया था 1982 में। ठीक है, और ये एक कविता संग्रह है। यामा क्या है, कविता संग्रह है। ठीक है, जिसमें महादेवी वर्मा के द्वारा रचित इन्हें जो है इनको जो है यामा के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, आप चल सकते हैं, इस वाक्य में कौन सी वृत्ति है। तो देखिए, इसमें वाक्य में वृत्ति की बात करेंगे तो इसमें सामर्थ्य सूचक वृत्ति है। आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट। ठीक है, सामर्थ्य और संभावना जहाँ पर प्रकट करने के लिए जिस वृत्ति का प्रयोग किया जाता है वहाँ पे सामर्थ्य सूचक वृत्ति होता है। अगले प्रश्न में विलोम बताना, स्थावर का विलोम क्या होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो स्थावर का विलोम होता है जंगम। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। सचल दिया गया है, सचल का विलोम क्या होता है, सचल का विलोम होता है आचल। सचल का विलोम क्या होता है, आचल। ठीक है, चंचल का विलोम क्या होता है, चंचल का विलोम होता है स्थिर। चंचल का विलोम क्या होता है, स्थिर। और चेतन का विलोम क्या होता है, चेतन का विलोम अचेतन होता है, अथवा इसका विलोम जड़ भी होता है, जड़। तो इसके दो विलोम होते, इस तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव का कौन सा अर्थ नहीं है इनमें से, शिव के पर्यायवाची में अगर हम देखेंगे तो महादेव, पशुपति, शंकर, उमापति, कैलाशपति, शंभु, हर, महेश्वर, त्रिपुरारी, गंगाधर, चंद्रशेखर, महेश, चंद्रमौली, मदनार इत्यादि होता है। लेकिन यहाँ पे जो चक्रपाण दिया गया है, यह चक्रपाण शिव जी का जो है अर्थ नहीं होता, पर्यायवाची नहीं होता, ये विष्णु का पर्यायवाची होता है। ठीक है, कर्मवाच्य में प्रधान होता है, कर्मवाच्य में क्या प्रधान होता है, तो कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। बलि और बलि का अर्थ क्या होता है, अगले क्वेश्चन बताना। तो बलि का अर्थ होता है बलिदान और बलि का अर्थ होता है वीर, तो बलिदान और वीर, इस तरीके से आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसोईया में प्रत्यय क्या है, तो प्रत्यय जो होता है मूल शब्द के बाद में लगता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रत्यय या प्रत्यय लगा हुआ है रसोई में, या प्रत्यय लगा के रसोईया बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। ठीक है, तो विशेषण की अगर हम बात करें, जो विशेषता का बोध कराता हो वो विशेषण होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो विद्वान हो जाएगा विशेषण। ठीक है, विद्वान का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखेंगे तो तत्वज्ञ या फिर पंडित इसको कह सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे ये विशेषता एक बहुत करा रहा है, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ और औ की अगर हम बात करेंगे तो ये आते हैं कंठोष्ठ वर्ण के अंतर्गत, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, कंठोष्ठ वर्ण। ओ को जो है अर्ध समृद्ध भी कहा जाता है और औ को अर्ध विपरीत स्वर भी कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर डी ऑप्शन, कंठोष्ठ वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो जब दो व्यंजन एक साथ जब मिलते हैं तो उनको हम कहते हैं जो है संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा? तो छ है गया, ठीक है, त्रा है, ज्ञा है और श्रा है। तो इस तरीके से अगर देखा जाएगा तो ये चार सब वर्ण जो है क्या हैं? ये चार वर्ण आपके हो जाएंगे संयुक्त व्यंजन। इनमें से काकल्य वर्ण कौन सा है? अगले में बताना है काकल्य वर्ण। काकल्य वर्ण क्या होता है? देखिए, जब जिस व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुंह खुली रहती है और वायु क्या होता है बंद, कंठ को झटके से खोलकर बाहर निकलती है, उसे काकल्य वर्ण कहते हैं। जैसे कि इसमें से हो जाएगा हा। हा क्या है? काकल्य वर्ण। तो आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो आंधी आवे बैठ गंवावे, इस लोकोक्त का उपयुक्त अर्थ क्या होता है बताना। ठीक है, देखिए इस लोकोक्त का उपयुक्त अर्थ की अगर हम बात करेंगे तो विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो हिंदी का मानक रूप जो है वो विकसित हुआ है खड़ी बोली से। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। अब अगले जो क्वेश्चन होंगे वो आपठित गद्यांश होंगे। इस गद्यांश को आप पढ़िएगा, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। गद्यांश से पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के तापमान के संदर्भ में सही कथन चुनना है इनमें से। ठीक है, तो मानव शरीर के तापमान में सही कथन की अगर हम बात करेंगे तो गद्यांश को आप पढ़ेंगे तो बड़ों के मुकाबले बच्चों का थोड़ा सा ज़्यादा तापमान होता है। तो ये सही है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, ये आपके जो है गद्यांश में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभ्य इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा रहा है और क्या रहा है? तो सभ्य इंसान की पुरानी फितरत की अगर हम बात करेंगे तो मापना जो है वो सभ्य इंसान की पुरानी फितरत का हिस्सा रहा है। ये आपको गद्यांश के प्रथम पंक्ति में मिल जाएगा। सामाजिक और शारीरिक प्रक्रियाओं के पैमाने से दिक्कत कब आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जब हम इसके जड़ मानक मान लेते हैं। ठीक है, जब हम इसे जड़ मानक मान लेते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जोनाथन हुसैन ने हाल में क्या किया? तो गद्यांश को पढ़ने के बाद इसका आंसर निकल के आएगा कि एक लंबा शोध किया था। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 98.6 नाम से एक क्या संदर्भ में असत्य कथन बताना है। तो इसमें से गलत कथन क्या है? तो 98.6 नाम से एक गीत बना जो कि गलत है। गद्यांश के अनुसार एक इसमें उपन्यास लिखा गया था। तो यही आंसर हो जाएगा, गलत वाला बताना था। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाएंगे आपके रीजनिंग के। रीजनिंग के क्वेश्चन को आपको खुद को करना है, मैं इसका जो है केवल आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन आप देख लीजिए। इस तरीके से आप पॉज करके वीडियो को इसको जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, 31 का इसमें सी हो जाएगा। 32 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, आप इसको करिएगा। इसके बाद 33 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 33 का आंसर हो जाएगा, इसमें इमेज दिए गए हैं और ये इमेज सेट करना है इस तरीके से, और इसका उत्तर इमेज कुछ इस तरीके से इधर दिया गया है। ठीक है, तो 33 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 34 का क्या आंसर होगा? 34 का आंसर आप लोग हल करिए, सॉल्व करिए। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, सी पार्ट हो जाएगा। आपको सॉल्व करिएगा तो आपको ये मिलेगा। 35 का आंसर ए पार्ट हो जाएगा। 36 का आंसर हो जाएगा ए पार्ट। 37 में कथन और निष्कर्ष दिया गया है, इसके आंसर आप लोग सॉल्व करिएगा। 37 का आंसर हो जाएगा सी पार्ट। 38 में भी कथन और निष्कर्ष दिया गया। कथन इस तरीके से दिया गया, निष्कर्ष पहला दूसरा इस तरीके से दिया गया। ठीक है, आप इसको पढ़िएगा। इसका उत्तर जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। इसमें से ऑप्शन जो हो जाएगा 38 का हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, 39 का आंसर क्या हो जाएगा? 39 का आंसर इसमें सही है ए पार्ट। आप लोग इसको करिएगा। 40 का आंसर हो जाएगा डी पार्ट। 41 का आंसर क्या हो जाएगा? 41 का आंसर हो जाएगा ए पार्ट। 42 का आंसर क्या हो जाएगा? 42 का आंसर हो जाएगा सी पार्ट। 43 का आंसर हो जाएगा सी पार्ट। 44 का आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है,
45 आप लोग करिएगा, पी पार्ट इसका आंसर सही है। अब 46 की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी, उनका नाम क्या था? देखिए 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अगर हम देखेंगे तो इसमें से बेगम हजरत महल ने भाग लिया था, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये कौन थी? तो ये वाजिद अली शाह की पत्नी थी, वह बिरजिस कादिर की माँ थी। इन्होंने लखनऊ यानी कि अवध उस समय हुआ करता था, उसमें विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? ये किस वर्ष हुआ था, ये बताना है घटना। तो ये घटना हुआ था 1893 में, आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। डरबन में एक सप्ताह रुकने के बाद वो प्रिटोरिया के लिए जो है रवाना हुए थे, और वहीं पर यात्रा के दौरान रास्ते में उन्हें जो है सम्मानित किया गया था। और इस तरीके से जो है ये घटना कब हुई थी? 1893 में हुआ था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने जो है महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो किसने विरोध किया था महात्मा गांधी से खिलाफत से जुड़ने का, आंदोलन में भागीदारी का विरोध किया था? तो वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि चोलनायकन, कुरुम्बा, कट्टुनायकन, कादर और कोरगा भारत के किस भाग में आदिम जनजातीय समूह हैं? ठीक है, ये किस भाग के ये सब जनजातीय समूह के नाम है और किस भाग में हैं ये बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो है सी ऑप्शन, केरल सही है। केरल में जो है ये रहते हैं, निवास करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? ठीक है, राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था गंगा नदी को किस वर्ष, ये बताना है। देखिए अगर हम इसमें देखें तो गंगा नदी जो है ये 2008 में जो है राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, आंसर बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है और ये किस शहर के पास स्थित है? पोनमुडी जो है ये दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है और ये किस शहर के पास स्थित है? तो पोनमुडी जो है ये तिरुवनंतपुरम शहर के पास स्थित है, जो कि ये केरल राज्य में पड़ता है, केरल, ठीक है। केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम जिले में जो है स्थित एक पर्यटक स्थल है, हिल स्टेशन है, ठीक है। ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का जो है एक हिस्सा है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न, झुग्गी बस्ती मुक्त भारत बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरुआत किया गया था? तो उस योजना का नाम क्या था? तो उस योजना का नाम था राजीव आवास योजना, ठीक है। डी ऑप्शन हो जाएगा। ये शुरुआत किया गया था 2011 में, ये योजना शुरुआत किया गया था 2011 में। तो आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है, जून 2023 में भारत के उड़ीसा राज्य में आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, सबसे पहले जान लीजिए। तो ये उड़ीसा राज्य में आयोजन हुआ था भारत के, ठीक है, भुवनेश्वर में। हीरो कॉन्टिनेंटल कप 2023 ये फुटबॉल से संबंधित है और किस देश के द्वारा ये जीता गया है? तो भारत के ही द्वारा जीता गया था। भारत ने किसको जो है पराजित किया है? तो लेबनान को पराजित किया था, ठीक है। लेबनान को पराजित किया था भारत ने, और इस तरीके से इस टूर्नामेंट को भारत ने दूसरी बार जो है इस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। अगला प्रश्न, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह अवधारणा अगर हम बात करेंगे तो ये रेगनर नर्से के द्वारा संबंधित, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है, हीरा तथा ग्रेफाइट में क्या समान है? तो हीरा तथा ग्रेफाइट जो है दोनों ही कार्बन के क्या है? अपर रूप है। तो क्रिस्टल संरचना हो जाएगा, आंसर बी ऑप्शन अपर रूप। और अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों क्या है? कार्बन परमाणुओं के दोनों ही क्या है? बने हुए हैं कार्बन परमाणुओं से, इनका परमाणु भार समान होता है। क्रिस्टल संरचना विद्युत, इन दोनों की विद्युत चालकता, क्रिस्टल संरचना का घनत्व क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। तो इसमें समानता की अगर हम बात करेंगे तो डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। परमाणु भार समान होता है हीरा और ग्रेफाइट में, एक कार्बन के अपर रूप हैं दोनों। मानव प्लीहा यानी प्लीहा को इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं, ठीक है। ये किसको नियंत्रित करता है?
तो प्लीहा जो है ये ब्लड में पुरानी और टूटी हुई कोशिका को नष्ट करके ब्लड के आयतन या मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा रक्त आयतन। आंसर ए ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न है, मूत्र का असामान्य घटक इनमें से कौन सा होगा? तो मूत्र हल्का क्या होता है कि अम्लीय होता है और ये यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण इसका रंग जो होता है पीला होता है। ठीक है, मूत्र में अगर देखेंगे तो 95% जल होता है, लगभग 9% प्रति ग्राम लीटर यूरिया होता है और 1.8 ग्राम प्रति लीटर क्लोराइड होता है, 1.1 ग्राम प्रति लीटर सोडियम होता है, 0.7 ग्राम प्रति लीटर पोटेशियम होता है, 0.67 ग्राम क्या होता है क्रिएटिनाइन मौजूद होता है। एल्ब्यूमिन जो है मूत्र का असामान्य घटक होता है, तो यहाँ पर एल्ब्यूमिन हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि एल्ब्यूमिन जो होता है मूत्र में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? इनमें से, ठीक है, राष्ट्रपति के विरुद्ध, राज्यपाल के विरुद्ध, भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध, या फिर भारत के उपराष्ट्रपति के विरुद्ध। इसमें से कहाँ पर किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, इसका आंसर बताना है। तो अगर हम देखेंगे तो भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल जो के विरुद्ध जो है अभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है, तो आंसर हो जाएगा राज्य का राज्यपाल। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड कौन सा है? तो भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड ये केरल में बनाया गया। कहाँ पर बनाया गया? केरल में। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अगर हम बात करें तो 2017 में जो है कोट्टायम जिला है, वहीं पर पहला डिजिटल पंचायत वार्ड संख्या 15 की वेबसाइट का उद्घाटन किया गया था। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो संविधान का जो भाग 9 है, ठीक है, भाग 9, इसमें 3 सोपानों में पंचायत की बनाने की परिकल्पना की गई। भाग 9 के तहत 243 अनुच्छेद ख में जो है ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर जो है इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायत का गठन किया जाएगा। तो आंसर इसका ए ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2023 में किस एक्सप्रेसवे पर 100 घंटे में 100 लेन किलोमीटर की दूरी तक बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की गई? तो कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है गाजिया अलीगढ़ एक्सप्रेसवे, गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर, जिसको हम NH 34, ठीक है, NH 34 का ये भाग पर हुआ है ये काम। तो इस तरीके से आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, देश का पहला राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र किस संस्थान में स्थापित किया जाएगा? तो देश का पहला राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र जो है ये मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर राजस्थान में जो है स्थापित किया जाएगा। तो कहाँ पर हो जाएगा आंसर इसका? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1963 में किया गया था इस संस्थान की स्थापना, और ये संस्थान 2002 में जो है NIT में परिवर्तित हुआ है। अब यहीं पर जो है राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र की स्थापना भी किया जाएगा। अगला प्रश्न, मई 2023 में कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य बन गया है? तो कौन सा राज्य है? तो अगर हम देखेंगे इसमें तो केरल राज्य जो है पहला पूर्ण ई शासित राज्य घोषित किया गया, बन गया, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, उन्होंने घोषित किया था 25 मई 2023 को, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, 59वें फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो 59वें फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब की अगर हम बात करेंगे तो ये पहले बात करेंगे आयोजित कहाँ हुआ, तो मणिपुर में हुआ है। ठीक है, मणिपुर के इम्फाल शहर में, इम्फाल, ठीक है, इम्फाल शहर में आयोजन हुआ है अप्रैल 2023 में, और इसका खिताब जो है नंदिनी गुप्ता के द्वारा जीता गया है। राजस्थान की हैं, राजस्थान की नंदिनी गुप्ता, और दिल्ली, इस प्रतियोगिता में दिल्ली की श्रेया पूजा जो है फर्स्ट रनर अप रही थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, जून 2023 में अटलांटिक महासागर में पनडुब्बी में विस्फोट के कारण 5 यात्रियों की मृत्यु हो गई। इस पनडुब्बी का नाम क्या था जिसके कारण मृत्यु हुई? तो उस पनडुब्बी का नाम जो था वो था टाइटन। ठीक है, जिसका विस्फोट हुआ और जिसके कारण 5 यात्रियों की मृत्यु हुई, उस पनडुब्बी का नाम क्या था? टाइटन। ठीक है, ये जो है अगर हम बात करेंगे तो सभी लोग इस पनडुब्बी से वर्ष 1912 में डूबे टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए थे। विश्व भर के एक्सपर्ट के अनुसार इस पनडुब्बी में कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन का कारण जो है विस्फोट हुआ था।
अगला क्वेश्चन है यूनिवैक का विस्तारित रूप, फुल फॉर्म क्या है यूनिवैक? यूनिवैक का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, अब अगले जो क्वेश्चन होंगे आपके कंप्यूटर से होंगे 15 क्वेश्चन। यूनिवर्सल यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म है, ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का इसमें से दिमाग कहा जाता है? तो सीपीयू को दिमाग कहते हैं। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म है, इसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। जो मेमोरी सीपीयू द्वारा सीधे प्रोसेस नहीं की जा सकती है उसे क्या कहते हैं? तो जो मेमोरी सीपीयू के द्वारा सीधे प्रोसेस नहीं किया जा सकता उसे हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो आंसर बी ऑप्शन सही है। ठीक है, यदि सीपीयू को आवश्यकता होती है तो प्रोग्राम और डेटा सेकेंडरी से प्राइमरी मेमोरी को ट्रांसफ़र होता है, इसके बाद सीपीयू से प्राइमरी मेमोरी से रीड करता है या फिर ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट क्या कहलाते हैं? तो ये सभी जो है इनको कहा जाता है मॉडिफायर कीज कहा जाता है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो बाइट जीरो और किसके बीच की एक किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है? तो बाइट जो होता है कंप्यूटिंग और टेलीकम्युनिकेशन में जो है डिजिटल इंफॉर्मेशन को निरूपित करने वाली जो है यूनिट होती है और ये सामान्यतः 8 बिटों से बनी होती है। ठीक है, तो इसको अगर हम देखेंगे तो 0 और 255 के बीच किसी भी संख्या को जिसमें रिप्रेजेंट कर सकता है। तो 0 और 255 याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न, सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? सिस्टम को बूट करने का अभिप्राय की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो सिस्टम को बूट करने का अभिप्राय होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। क्या होता है इसका अर्थ? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड किया जाता है। ठीक है, सिस्टम को बूट करना मतलब कंप्यूटर के ऑन होने पर मॉनिटर स्क्रीन पर जो है डेस्कटॉप रिप्रेजेंट होने तक ये प्रोसेस को जो है बूटिंग कहा जाता है। ऑन या ऑफ बटन दबाकर कंप्यूटर खोलने की क्रिया को जो है कोल्ड बूटिंग कहा जाता है। तो इस तरीके से आंसर जो हो जाएगा वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कंपाइलर द्वारा खोजी गई गलतियों को क्या कहा जाता है? तो कंपाइलर द्वारा खोजी गई एरर्स को सिंटैक्स एरर कहा जाता है, सिंटैक्स एरर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सिंटैक्स एरर। बेसिक शब्द का फुल फॉर्म बताना। बेसिक का फुल फॉर्म, बेसिक शब्द बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड इसका फुल फॉर्म होता है। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड इसका फुल फॉर्म होता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए न्यूनतम कंप्यूटरों की आवश्यकता होती, कितने कंप्यूटर की आवश्यकता होती? देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए न्यूनतम कम से कम 2 कंप्यूटर की आवश्यकता तो होती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, टीसीपी सामान्यतः प्रयोग किया जाना प्रोटोकॉल है। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर, आंसर हो जाएगा क्या? सी ऑप्शन ट्रांसपोर्ट लेयर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इंटरनेट पर देखे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेजों को किस नाम से जानते हैं? तो इंटरनेट पर देखे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेजों को हम वेब पेज कहते हैं। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वेब पेज। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द इसमें से नहीं है? ठीक है, ईमेल इसमें से कौन सा संबंधित शब्द से नहीं है? पावर पॉइंट, इनबॉक्स, ईमेल से संबंधित शब्द बताना है। आउटबॉक्स, रिसीवर। तो देखिए, इनबॉक्स, आउटबॉक्स, रिसीवर ये सभी होता है, लेकिन पावर पॉइंट ईमेल से संबंधित नहीं होता। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ईमेल को इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं और इसमें जो है पावर पॉइंट जो होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में शामिल एक सॉफ्टवेयर होता है प्रेजेंटेशन वाला करने के लिए, तो वो एक अलग सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, फॉन्ट किसे कहते हैं? फॉन्ट, फॉन्ट क्या है? फॉन्ट जो होता है कंप्यूटर के अक्षर होते हैं या अंक होते हैं, उनको आकार होता है, उनको फॉन्ट कहते हैं। यह कंप्यूटर की एक भाषा नहीं है, परंतु विभिन्न भाषाओं में जो है ये मुद्रण कार्ड टाइपिंग के लिए उसका जो है फॉन्ट संगत जो है फॉन्ट निर्धारित होता है। तो इस तरीके से कंप्यूटर की क्या हो जाएगी? एक प्रकार की ये भाषा, और कंप्यूटर की भाषा ना होकर यह हो जाएगा आपका कंप्यूटर के अक्षर अंकों का आकार कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में निम्नलिखित में से क्या बनाया जा सकते हैं? एक्सेल में निम्नलिखित मैसेज में से क्या बनाया जा सकता है ये बताना है। ठीक है, तो एक्सेल में बार चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट ये तीनों बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल का चयन करने के बाद F2 कुंजी दबाए जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल का चयन करने के बाद F2 कुंजी दबाए जाने पर सेल एडिट मोड में चला जाएगा। किस में जाएगा? सेल एडिट मोड में बदल जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन जो होगा वो यूपी स्पेशल से होगा। पहला क्वेश्चन यूपी स्पेशल से देखेंगे तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है, कहाँ पर स्थापित है?
तो महर्षि वाल्मीकि आश्रम जो है ये आपका पड़ता है जो है बिठूर। बिठूर कहाँ है? कानपुर में। ठीक है, बिठूर कहाँ है? कानपुर। तो वहीं पर महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है। तो इस तरीके से आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में बताना है। तो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में इसको बताना है। तो देखिए, अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें से सबसे छोटा जो आएगा वो गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। फिर इसके बाद इससे बड़ा बाराबंकी है, फिर मिर्जापुर, फिर सोनभद्र। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस जनपद की जनसंख्या जो है न्यूनतम है, बताना है। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो महोबा जिले की जो है क्या थी, जनसंख्या न्यूनतम थी। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद न्यूनतम जनसंख्या की दृष्टि से क्रमशः अगर हम देखें तो चित्रकूट, फिर इसके बाद हमीरपुर, फिर श्रावस्ती का स्थान था। अंतिम आंकड़ों में महोबा जिले की जनसंख्या सबसे न्यूनतम अंतिम आंकड़े में भी है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कोयला के भंडार पाए जाते हैं और कहाँ पर पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में जो है कोयला के भंडार पाए जाते हैं, सिंगरौली क्षेत्र में। ठीक है, सोनभद्र जिले में पड़ता है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और बुंदेलखंड क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो डायस्पोर पायरोफाइलाइट पाया जाता है। बिंद क्षेत्र में एंडोलोसाइट कैल्साइट पाया जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश में अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वो है दशहरी। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन दशहरी। ठीक है, इसको अगर हम देखेंगे तो नवाब आम के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन कौन कौन सा है और अवरोही क्रम में बताना है। ठीक है, यानी कि घटते हुए क्रम में। तो सिंचाई के क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सिंचाई के मुख्य साधन में अगर हम देखेंगे तो सर्वाधिक सिंचाई जो होती है वो नहर नलकूप से होता है। ठीक है, दूसरे पहले स्थान पर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, तो ये और ये तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आता है जो है नलकूप से होता है लगभग 73% सिंचाई। इसके बाद 15% जो होता है वो नहर से होता है। तो 2 के बाद 1 आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा बी का। ठीक है, 2 1, फिर आ जाएगा तालाब क्यों, फिर अन्य साधन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं? ठीक है, कर्मा महोबा क्षेत्र से संबंधित है। धुरिया नृत्य बुंदेलखंड, धीवर नृत्य कहार, नटवरी जो है पूर्वांचल से संबंधित। इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो धुरिया नृत्य जो है बुंदेलखंड के कुम्हार जाति के द्वारा जो है स्त्री वेश धारण करके किया जाता है। और धीवर जो होता है कहार जाति के द्वारा जो है मांगलिक अवसर पर किए जाने वाले नृत्य को कहते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अहीरों और यादवों में जो है नटोरी नृत्य जो है प्रचलित है। कर्मा और शीला ये दोनों नृत्य जो है सोनभद्र में आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे महोबा दिया गया था जो कि गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगले क्वेश्चन में मिलान करना हमें। बिरहा, बिरहा जो आता है वो किसके अंतर्गत आता है? तो बिरहा जो है भोजपुरी में गाया जाने वाला पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय गीत है। तो बिरहा जो हो जाएगा वो भोजपुरी हो जाएगा। कजरी, कजरी की अगर हम बात करें तो इसका उद्गम जो हुआ है मिर्जापुर में वाराणसी से माना जाता है। यह जहाँ भोजपुरी बोली प्रचलित है यही ये अवधि में भी गाया जाता है, तो कजरी अवधि हो जाएगा। मल्हार की अगर हम बात करेंगे तो रसिया और रसिया ब्रजभाषा क्षेत्र में जो है गाया जाता है, तो रसिया ब्रजभाषा हो जाएगा। और मल्हार हो जाएगा कौरवी। ठीक है, तो इस तरीके से मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? इनमें से उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य की बात करेंगे, इसमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, तो इसमें इसका बताना है कि इसमें से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा नहीं है। हाँ, चरकुला, दादरा, कर्मा, मुरिया, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं? तो चरकुला, दादरा, कर्मा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य के अंतर्गत आता है, जबकि मुरिया लोक नृत्य जो है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता। ये मध्य प्रदेश के लोक नृत्य। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना किया गया था और ये कहाँ पर किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि एससीएल आईटी सिटी था। और एक अंसल आईटी सिटी और पार्ट्स जो स्थापना किया गया था वो ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया था। तो आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है। भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना कब किया गया था? तो
इसकी स्थापना हुआ था 1926 में। राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना हुआ था ये 1962 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुआ था? 1963 में हुआ था। और भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में हुआ था। तो इस तरीके से एक का इस तरीके से आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना किया गया था? देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना गाजियाबाद जिले में किया गया, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किस जिले में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो ये किया जाएगा कुशीनगर जिले में, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, कुशीनगर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान आया है? तो इसमें अगर हम देखा जाएगा तो उत्तर प्रदेश बड़े राज्यों की श्रेणी में जो है 5वां स्थान आता है, आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर केरल का इसमें नंबर आता है, केरल पहला स्थान पर आया है। ठीक है, और दूसरे स्थान पर आता है पंजाब। उत्तर प्रदेश इसमें 5वें स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रैल 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश किस जिले में हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया? तो कौन से जिले में शिलान्यास किया गया? तो ये पड़ता है आपका आजमगढ़ में, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में दुग्ध उत्पादन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? तो इसमें से देखा जाएगा तो दूसरा हो जाएगा। ठीक है, दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर राजस्थान का नंबर आ गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में मिलान करना है। उद्योग और स्थिति, कहाँ पर उद्योग है? एंटीबायोटिक उद्योग की अगर हम बात करें तो ऋषिकेश में। उर्वरक उद्योग की अगर हम बात करेंगे तो ये आंवला। रबड़ की अगर हम बात करें तो रबड़ होता है मोदी नगर में, और पॉली फाइबर बाराबंकी में बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है? ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गोंड समूह, सबसे ज़्यादा जनजातीय समूह, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन गोंड समूह। इसके बाद खरवार आते हैं, फिर आते हैं थारू समूह तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में। मीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीवन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो यह शुरुआत किया गया था 2012-13 में, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ये कहाँ है? तो आगरा के पास, आंसर हो जाएगा ए पार्ट। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तभी जाइएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो में प्रिंट करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट जो कि लास्ट प्रैक्टिस सेट होगा 10वां प्रैक्टिस सेट जिसको हम करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो में प्रिंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए थैंक यू।